जिधर देखो इसके बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं और करके अपनी ज़िंदगी इन सब चीज़ों में बर्बाद। सरकार को गालियाँ देते हैं और कहते हैं हम बेरोजगार बैठे हैं। सही बोल दिया कि नहीं बोल दिया बताओ, बोलो है ना। हाँ तो बच्चों तैयार हो जाओ अकाउंट्स को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए। किसके साथ? मेरे साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप प्लीज़ इसको देखिए। बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, इसमें सवाल ऐसे रहता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, पढ़िएगा कि 3 पार्टनर हैं PQR जिनका रेशियो 5:3 दिया हुआ है। बाद में इनका रेशियो चेंज होकर के हो जाता है 4:3:2। कहता है सारा को एडजस्टमेंट देने के बाद कहता है कि पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यूज डू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि जो अल्टर्ड वैल्यूज हैं, जो चेंज हुई बदली हुई वैल्यूज हैं, वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है। मतलब हमें बैलेंस शीट में उसका कोई इफेक्ट ही नहीं लेना है। ठीक है, तो हम उसका क्या जनरेटरी करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में ना रिवैल्यूएशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस सिर्फ एक जर्नल एंट्री और एक बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट आपकी बनती है, बस 2 चीज, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जहां आपको सवाल में मिल जाए कि पार्टनर्स एग्रीड दैट द अल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बस वहीं समझ जाना है कि आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक, कैसे करेंगे सवाल जरा ध्यान से सुनिए। चलिए, तो इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करना है? बस देखना है कि किस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और किस एसेट की वैल्यू घट रही है, पहले आप उसको पूरा लिख लीजिए। चलिए, तो अगर हम पहला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है कि फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, कि फर्नीचर को हमें 80% पे वैल्यू पे ला देना है। तो देखो फर्नीचर हमारा कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 60,000। तो अगर हम 60,000 को 80% पे ला देंगे तो 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, 6 से 8 का मल्टीप्लाई करोगे 48, 3 0 चिपका दो, यानी कि फर्नीचर की जो नई वैल्यू बनेगी वो 48,000, पुरानी वैल्यू जो थी वो थी 60,000। तो किसी चीज़ की वैल्यू अगर पहले 60,000 थी और अब 48,000 बची है, इसका मतलब कि उसमें 12,000 का क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, एक बस वर्किंग बनाएंगे हम लोग, ये हम लोग वर्किंग बना रहे हैं, लिखेंगे लॉस इन द वैल्यू, लॉस ड्यू टू, इसमें ऐसे लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 12,000, 12,000 नुकसान हो गया। आगे पढ़िए। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अभी इसको लेंगे। नीचे पढ़िए प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4 लाख, की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 4 लाख कर देना है। पुरानी बैलेंस शीट में दिखा, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 की, और एडजस्टमेंट में लिखा है कि भाई उसकी वैल्यू 4 लाख कर दो। तो अगर पहले किसी चीज़ की वैल्यू 4,20,000 थी और अब उसकी वैल्यू 4 लाख हो रही है, इसका मतलब 20,000 यहाँ का भी नुकसान हो रहा है। तो लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000, जितने का नुकसान हो रहा है बस उतने का है। फिर लिखा हुआ है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर 10,000 ऑन डेटर्स, 10,000 का हमें डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है। डेटर्स मैंने आपको बताए थे कौन होते हैं, वो लोग जिनको एज अ बिजनेसमैन हमने उधार सामान बेचा है और अब उसमें से कुछ पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे लिए डूब गए, नुकसान है। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। फिर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 से बढ़ा देना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, और लाइबिलिटी अगर हमारी 5,000 से बढ़ करके 8,000 हो जाती है, मतलब हमारा जो कर्जा है, लाइबिलिटी है, वो 5,000 से बढ़ करके 8,000 हो जाए, तो बताइए सर हमारे लिए फायदा है नुकसान है? सर नुकसान है ना, अगर कर्जा बढ़ रहा है तो नुकसान है, तो 3,000 रुपये और हमारा नुकसान हो गया।
लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000, ये भी लॉस है। तो टोटल लॉस जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, 10, 30, 10, 40, 45,000। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ में फ़ायदा हो रहा था, इधर देखिए लिखा था कि स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक को 20% से बढ़ाना है। तो स्टॉक हमारा दिया हुआ है 3 लाख, और 3 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 रुपये हमें यहाँ पर प्रॉफिट है, हमारे लिए बढ़ाना है। ये हमारे लिए लॉस था, ये प्रॉफिट। तो इधर लिखाएंगे प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो देखिए 60,000 का फायदा हुआ और 45,000 का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल हमारा 15,000 का फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में। तो इसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 15,000। ठीक है, इसको तो कोई मतलब है ही नहीं, इसको मिटा दीजिए। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा कितना आ गया बेटा? 15,000। आगे देखो, अब जितने भी रिजर्व वगैरह होते हैं वो इसमें से जोड़ देते हैं, और जो भी चीज़ें इसमें जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, गुडविल वगैरह हो गए तो माइनस कर देते हैं। तो फिलहाल इसमें लाइबिलिटी साइड में अगर जितने भी रिजर्व दिए हैं वो सब ला के रिजर्व इधर जोड़ दीजिए। तो लाइबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही रिजर्व दिख रहा है आपको, तो हम इधर लिखेंगे प्लस जनरल रिजर्व 75,000। और भी अगर कोई रिजर्व होता जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वो सारे रिजर्व इधर जोड़ देते, या प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस वो इधर जोड़ देते। वो है नहीं तो छोड़ दीजिए। डेबिट साइड में, असेट के साइड में हमें क्या देखना है? 3 चीज़ें, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। होता तो माइनस कर देते, नहीं है तो सीधा सीधा इसको जोड़ेंगे तो आएगा 90,000, और 19,000 हमारा है नेट एडजस्टेड वैल्यू, और यही नेट एडजस्टेड वैल्यू ही हमारा सारा खेल करेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। इतना पहले आप निकाल लीजिए कि नेट एडजस्टेड वैल्यू है कितनी, यही सारा मामला है। ठीक है, ये हमारा हमें पता होना चाहिए। अब आगे आइए, अब अगला स्टेप आता है बेटा, हमें ये पता करना है कि रेशियो के चेंज होने की वजह से किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, आ जाओ देखो। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ P, Q और R, तो ओल्ड रेशियो जो इनका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4:3। अगर हम इस रेशियो को फ्रैक्शन में करें, जो कि हमें करना पड़ेगा अगर माइनस करना है, तो रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? सबको जोड़ लीजिए, 5, 4, 9 और 9, 3, 12, 12 आया, 12 इसके अपॉन में लगा दीजिए, इसके अपॉन में इसके, तो जो रेशियो था वो फ्रैक्शन बन गया। ऐसे ही न्यू वाला लिख लीजिए 4:3:2, 4:3:2। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? रेशियो को फ्रैक्शन में 4, 3, 7, 2, 9, सबके अपॉन में 9, 9 लगा दीजिए। अब गेन और सेक्रीफाइस पता करना है तो ओल्ड में से न्यू घटाते चले जाइए। तो ओल्ड में से न्यू, पहले P का घटाइए। ओल्ड है 5/12 माइनस न्यू है 4/9। तो इधर देखिए 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। 12 3 जा 36, 3 5 जा 15 माइनस 9 4 जा और 4 4 जा 16। तो ये आ जाएगा -1/36। ये देखिए माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये गेन है, और जो गेन करता है उसका अकाउंट क्या होता है बेटा? डेबिट। मैंने बताया है आपको। फिर क्यू का निकाल दीजिए, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 4/12 माइनस 3/9। 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। 12 3 जा 36, 3 4 जा 12 माइनस 9 4 जा 36, 4 3 जा 12। अरे इसका तो जीरो आ गया, कोई गेन और कैश सेक्रीफाइस है ही नहीं, छोड़ दीजिए। PQR, आर का निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/12 माइनस 2/9। तो देखिए इसका आ जाएगा 36। 12 3 जा 36, 3 3 जा 9 माइनस 9 4 जा 36, 4 2 जा 8। इसका आ जाएगा 1/36। इसका प्लस में आया है, मतलब ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और जो सेक्रीफाइस करता है उसका अकाउंट होता है क्रेडिट। सिंपल। अब क्या करिए, जब ये दो चीज़ निकल जाए, आपका ये एडजस्टेड वैल्यू निकल जाए और ये गेन और सेक्रीफाइस निकल जाए, बस इन्हीं दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। देखिए सुनिए, पहले निकालिए P का, तो ये 90,000 उठाइए, और P का जो ये गेन वाला आया है, ये वाला वैल्यू, ये 1/36 इससे मल्टीप्लाई करिए। तो 1/36 से करेंगे तो 9 4 जा 36, 1 जा, ये 10,000 आ गया।
तो ये पूरा आ जाएगा आपका 2500, ठीक। 2500 हमें डेबिट करना है पी वाले में। फिर क्यू का तो कोई मतलब है नहीं, आर का यही से कर दीजिए 90,000, और इनका जब निकालेंगे 1/36 तो इनका भी वही आएगा 2500, बस इनके अकाउंट में हमें क्रेडिट कर देना, ठीक बात। बस यही हमें निकालना था बाबूजी। अब हमें बस सिंपल देखिए हमें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करिए यहाँ पे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2500, और इधर भी 2500। बस ये हमारी हो गई सर जर्नल एंट्री। इसके बाद हम बना देंगे बैलेंस शीट। बस यही करना है, दो चीज़ हमें बनानी होती है इसमें, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आपको पता है कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं, आपको पहले से ही पता है। तो ये हमारा हो जाएगा सर लायबिलिटीज अमाउंट असेट। तो जो क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन आप देखिएगा, तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सब वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले सेंड्री क्रेडिटर लिखिए इधर, सेंड्री क्रेडिटर। तो सेंड्री क्रेडिटर बाबू 50,000 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। जनरल रिजर्व कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बुक में कोई इफेक्ट लेना ही नहीं था, यही तो हमारा पर्पस था। बस ये जो कैपिटल आएगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा आप चेंज करिएगा। जैसे जब पी का लिखेंगे तो 4 लाख दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ लिखा है कि भाई पी का कैपिटल अकाउंट 2,500 से डेबिट होगा। तो 4 लाख होगा, 2,500 से डेबिट करेंगे तो आ जाएगा 3,97,500। फिर क्यू में कोई चेंज होगा नहीं, ये 3 लाख ही रहेगा, ठीक। आर में क्या होगा, यही 2,500 रुपये जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा इसका 2,02,500। जोड़ेंगे तो सम वही रहेगा, 9 लाख ही रहेगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 9 लाख ही रहेगा, तो इधर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इधर आएगा 10,30,000, वही रहने वाला है। ऐसे ही एसेट साइड में यहाँ तो कोई चेंज होगा ही नहीं, बस वैसे ही उतार दीजिए। कैश एट बैंक कोई चेंज इसमें होना ही नहीं है। 40,000 सन्ड्री डेटर 2,10,000 कोई चेंज नहीं होगा सर। स्टॉक कोई चेंज नहीं होगा सर, ऐसे ही रखिए। फर्नीचर 60,000 कोई चेंज नहीं होगा सर। प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 कोई चेंज नहीं होगा, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो आएगा 10,30,000। तो बस ये दो चीज़, इस तरीके से हमें पहले एडजस्टेड वैल्यू निकाल देनी है, फिर कौन सा गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर जो एडजस्टेड वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो जिस पार्टनर ने गेन किया था उसको डेबिट और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करके जो एंट्री पास करनी है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में बस ये कैपिटल जिसका डेबिट हो रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए, और जिसका क्रेडिट हो रहा है उसमें प्लस कर दीजिए, बस करके, और बाकी पूरा का पूरा बैलेंस शीट वैसे ही छाप दीजिए। ये आ गया आपका आंसर। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और इसी वीडियो से ये जो चैप्टर है वो हमारा होता है समाप्त। अगला चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन। कैसा लगा होगा चैप्टर ज़रूर बताइएगा बेटा, है ना। और इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट है, अपने फ्रेंड को भी भेज दो यार, है ना। अपने फ्रेंड को भी भेजो ताकि वो भी इस अच्छे क्वालिटी का मज़ा ले पाए, है। इतना अच्छा एजुकेशन है। और दूसरी बात, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट डेफिनेटली, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव, एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।